आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले अल-फराबी की अर्ली लाइफ डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि अल-फराबी किस फिलोसोफर से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, यानी किस ग्रीक फिलोसोफर से वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। उसके बाद हम अल-फराबी की आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम अल-फराबी ने आइडियल स्टेट में जो फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट दिया और फिलोसोफर किंग के जो 12 एट्रीब्यूट्स दिए वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, अल-फराबी की बर्थ फाराब में 1870 में हुई। जब वो यंग एज के थे तब वो पहले इराक फिर बागदाद चले गए, और इनकी जो डेथ है वो दमस्कस में हुई 1950 में। अब हम इनकी फिलोसफी डिस्कस करेंगे कि की वर्ड्स क्या थे, फिलोसफिकल कंसेप्ट क्या था इसका, और मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो सबसे पहला है मैन इंटरेस्ट, यानी किन चीजों पे उन्होंने ज्यादा फोकस दिया और किन चीजों पे उन्होंने बुक्स लिखी। तो सबसे पहले है पॉलिटिकल फिलोसफी, फिर है फिलोसफी ऑफ रिलीजन, फिर है फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स एंड म्यूजिक थ्योरी। तो ये इसके मेन इंटरेस्ट एरिया थे अल-फराबी। अब नेक्स्ट है कि अल-फराबी किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। तो अल-फराबी दो फिलोसफर से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, एक है प्लेटो, दूसरा है अरिस्टोटल। और प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट था उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए अल-फराबी। और इवन अल-फराबी ने खुद भी एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया जो कि प्लेटो की आइडियल स्टेट से थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब अल-फराबी ने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया। ये आइडियल स्टेट का कंसेप्ट आखिरकार अल-फराबी ने दिया ही क्यों, और इस आइडियल स्टेट में वो किस फिलोसफर से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो प्लेटो से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो प्लेटो ने भी एक कंसेप्ट दिया आइडियल स्टेट का उसकी बुक द रिपब्लिक में। तो यहाँ पर अल-फराबी ने भी एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया, पर ये प्लेटो की आइडियल स्टेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अल-फराबी सबसे पहले कहते हैं कि फाइनल एम ऑफ आइडियल स्टेट क्या होगा। फाइनल एम ऑफ आइडियल स्टेट ये होगा कि वो सोल को हैप्पी कर सके, इस दुनिया में भी, इस वर्ल्ड में भी, और हियर आफ्टर, यानी इस दुनिया के बाद जो लाइफ है उस लाइफ में भी और इस लाइफ में भी। तो इसका मतलब है कि आइडियल स्टेट का मेन फाइनल जो एम होगा वो क्या होगा, सोल को हैप्पी कर। अब नेक्स्ट इसी के साथ कनेक्टेड है कि आइडियल स्टेट में अब हैप्पीनेस, कंप्लीट हैप्पीनेस कौन दे सकता है किसी शख्स को, कंप्लीट हैप्पीनेस कौन दे सकता है। अल-फराबी कहते हैं कि फिलोसोफर किंग ही दे सकता, यानी फिलोसोफर किंग ही आपको एक आइडियल स्टेट में कंप्लीट हैप्पीनेस देगा। अब ये फिलोसोफर किंग कौन होगा इस चीज को भी आगे जाके देंगे कि फिलोसोफर किंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। तो अल-फराबी के इस कंसेप्ट को अगर हम समराइज कर ले एक सेंटेंस में, अगर हम इसको समराइज कर ले तो देखिए कि आइडियल स्टेट में सिटीजन्स क्या होंगे, ट्रू हैप्पीनेस को गेन करेंगे। उनका जो मेन मकसद होगा, यानी जो मेन एम होगा वो यही होगा कि ट्रू हैप्पीनेस को हासिल किया जा सके। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने अल-फराबी की आइडियल स्टेट को डिस्कस किया। अब अल-फराबी ने आइडियल स्टेट में लोगों को 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला ग्रुप है द इंटेलिजेंसिया, उसके बाद है द लिंगुअल पीपल, उसके बाद है एजुकेशनिस्ट, उसके बाद है द पीपल ऑफ स्पिरिट, उसके बाद है द पीपल ऑफ सर्विस। अब अल-फराबी कहता है कि इन 5 ग्रुप में से बेस्ट ग्रुप कौन सी है, बेस्ट ग्रुप है द इंटेलेक्चुअल और द फिलोसोफर ग्रुप, ये बेस्ट ग्रुप। अब अगर हम ये क्वेश्चन करें कि ये बेस्ट क्यों है, तो इसका आंसर यही है कि अल-फराबी कहता है कि ये ग्रुप गिवन फैक्ट से कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि आइडियल स्टेट को, जब हमने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट डिस्कस किया तो उसमें आइडियल स्टेट को रूल कौन करे। आइडियल स्टेट को अल-फराबी कहते हैं कि आइडियल स्टेट को फिलोसोफर किंग रूल करे। अब उस फिलोसोफर किंग में ये 12 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, यानी जो अल-फराबी ने हमें बताया ये 12 एट्रीब्यूट्स ये उस फिलोसोफर किंग में होने चाहिए। अब वन बाय वन उन एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट है कि फिलोसोफर किंग मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए, यानी अगर कोई भी फिलोसोफर किंग हो तो वो मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। सेकंड एट्रीब्यूट है कि उसे अंडरस्टैंडिंग हो फिलोसफी की, रिलीजन की, साइंस, पॉलिटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स की उसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थर्ड एट्रीब्यूट है शार्प मेमोरी, यानी फिलोसोफर किंग की शार्प मेमोरी होनी चाहिए ताकि वो चीजों को जल्दी लर्न कर सके। अब फिलोसोफर किंग का फोर्थ एट्रीब्यूट है कि वो अपनी अथॉरिटी को यूज करके लोगों से काम करवा सके। फिफ्थ एट्रीब्यूट है लव ऑफ जस्टिस, यानी फिलोसोफर किंग की अगर कोई डिसीजन मेकिंग वो कर रहा है तो वो जस्टिस पर बेस्ड हो, यानी फिलोसोफर किंग का ज्यादा फोकस जस्टिस पे होगा। अगर वो कोई डिसीजन कर रहा है, अगर वो कोई लॉ बना रहा है, कुछ भी अगर वो कर रहा है तो उसका ज्यादा फोकस जस्टिस पे होना चाहिए, और अपनी स्टेट में जस्टिस को मेंटेन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिलोसोफर किंग की है। अब नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करे, यानी अगर इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस हो
तो उसमें भी ऑर्डर को मेंटेन रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो फिलोसोफर किंग की होगी। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, मींस अगर कोई और स्टेट उस स्टेट पर अटैक कर ले, तो उस केस में फिलोसोफर किंग अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा। यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में भी और एक्सटर्नल वॉर के केस में, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में भी और अगर दूसरे स्टेट के साथ वॉर हो जाए उस केस में भी, दोनों केसेस में फिलोसोफर किंग स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है फिलोसोफर किंग का वो ये कि अगर फिलोसोफर किंग को डिजायर्स कंट्रोल कर रहे, यानी फूड, गेम्स और सेक्सुअल डिजायर्स, अगर इन चीज़ों के डिजायर्स फिलोसोफर किंग को कंट्रोल कर रहे हैं, तो अल-फराबी कहते हैं कि ये फिलोसोफर किंग नहीं हो सकता, क्योंकि फिलोसोफर किंग को इन सारे डिजायर्स पर कंट्रोल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है फिलोसोफर किंग का, यानी फिलोसोफर किंग में ये खसूसियत होनी चाहिए कि उसकी जो ख्वाहिशात है उस पर उसे कंट्रोल होना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है फिलोसोफर किंग का कि उसके जो डिजायर्स है उस पर उसे कंट्रोल होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो ये कि फिलोसोफर किंग को ऑनेस्ट होना चाहिए, और फिलोसोफर किंग को चाहिए कि वो सिर्फ सच कहे, यानी झूठ को वो अवॉइड करे। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है फिलोसोफर किंग का अकॉर्डिंग टू अल-फराबी कि फिलोसोफर किंग को ईमानदार होना चाहिए, यानी ऑनेस्ट होना चाहिए, और वो झूठ को अवॉइड करे और सच बात पर कायम। और नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो ये कि फिलोसोफर किंग रहमदिल होना चाहिए, यानी वो लोगों की मदद करे, कि वो एक अच्छे दिल का इंसान हो ताकि वो लोगों की मदद कर। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है फिलोसोफर किंग का वो ये कि फिलोसोफर किंग को दौलत में यानी वेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन फिनोमेना है। अगर हम करंटली देख ले जिस भी स्टेट में जहाँ के लीडर्स वेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो स्टेट में करप्शन भी सबसे ज़्यादा होती है। यानी जिस स्टेट के रूलर्स वेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो स्टेट में करप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अल-फराबी कहता है कि फिलोसोफर किंग को वेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड वेल्थ में होगा तो हो सकता है कि वो स्टेट के जो रिसोर्सेज है वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करे या अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ करे। अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है वो ये कि फिलोसोफर किंग को चाहिए कि वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करे अपने सिटीजन्स को। अब हैप्पीनेस फिलोसोफर किंग किस तरह प्रोवाइड करेगा, इस चीज को कि फिलोसोफर किंग हैप्पीनेस किस तरह प्रोवाइड करेगा, इसको हम अल-फराबी की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि फिलोसोफर किंग आखिरकार हैप्पीनेस प्रोवाइड क्यों करेगा और किस तरह करेगा। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है कि फिलोसोफर किंग को चाहिए कि वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करे अपने सिटीजन्स को। और लास्ट एट्रीब्यूट है कि फिलोसोफर किंग ब्रेव होना चाहिए, यानी वो बहादुर होना चाहिए, क्योंकि स्टेट में कभी भी सिचुएशन चेंज हो सकती है, कभी भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं। तो उस क्राइसिस से डील करने के लिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो वो स्टेट को रन नहीं कर पाएगा। तो ये 12 वो खसूसियात है, तो ये 12 वो एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें अल-फराबी ने बताए कि फिलोसोफर किंग में ये 12 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए फिलोसोफर किंग बनने से पहले, और फिलोसोफर किंग आइडियल स्टेट को रूल करे। अब एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं अल-फराबी कहते हैं कि फिलोसोफर किंग को चाहिए कि वो एजुकेशन हासिल करे, क्योंकि अगर वो एजुकेशन हासिल नहीं करेगा तो उसके पास नॉलेज नहीं होगा और वो उस स्टेट को रन नहीं कर पाएगा, यानी आइडियल स्टेट को रन नहीं कर पाएगा, और आइडियल स्टेट में कभी भी हैप्पीनेस अचीव नहीं हो सकती। तो फिलोसोफर किंग को चाहिए कि उसके पास नॉलेज हो, साइंस का भी फिलोसफी का भी। विदाउट एजुकेशन हैप्पीनेस और परफेक्शन हासिल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा फिलोसोफर किंग के लिए। सो इसलिए एजुकेशन मस्ट है फिलोसोफर किंग के लिए अकॉर्डिंग टू अल-फराबी। अब देखिए अल-फराबी ने तो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दे दिया, अब आइडियल स्टेट के अपोजिट में क्या है? वो है इग्नोरेंट स्टेट। अब इग्नोरेंट स्टेट क्या है? अल-फराबी के अकॉर्डिंग इग्नोरेंट स्टेट क्या है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एक आइडियल स्टेट इग्नोरेंट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि काजेस कौन से ऐसे काजेस हैं जिसकी वजह से एक आइडियल स्टेट नहीं बन पाता बल्कि इग्नोरेंट स्टेट बन जाता है वो। अब सबसे पहला काज है पॉलिटिकल पावर। देखिए अगर एक शख्स के पास रिसोर्सेज है, अगर एक शख्स के पास फिजिकल रिसोर्सेज है और दूसरे शख्स के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो देखिए जिस शख्स के पास रिसोर्सेज है वो उस शख्स को अपने अंडर कर लेगा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, यानी एक रूल करेगा, दूसरा उसके अंडर होगा, उसके अंडर सारे काम करेगा, यानी जिसके पास रिसोर्सेज है वो रूल करेगा। अल-फराबी कहते हैं कि अगर इस तरह रिलेशनशिप बन गई एक स्टेट में, अगर इस तरह रिलेशनशिप बन गई तो ये एक इग्नोरेंट स्टेट है, यानी जहाँ पर रिसोर्सेज की बुनियाद पर कॉर्पोरेशन हो रहा हो एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ, तो अल-फराबी कहता है ये इग्नोरेंट स्टेट है।
नेक्स्ट है पेट्रियार्कल थ्योरी। पेट्रियार्कल थ्योरी में अल-फराबी हमें क्या कह रहा है? देखिए, पेट्रियार्कल थ्योरी में अल-फराबी हमें यह कहता है कि अगर जितने भी लोग हो उनका जो कॉर्पोरेशन है वो बेस करता हो किस चीज़ पर? उनके ब्लड रिलेशन पर। इसको अगर सिंपल अल्फाज में हम कर ले, यानी ब्लड रिलेशन की वजह से अगर वो एक दूसरे से कॉर्पोरेशन कर रहे, किस तरह फादर और चिल्ड्रन है या कोई और ब्लड रिलेशन है इनका, इस बुनियाद पर अगर वो एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेशन कर रहे और इस कॉर्पोरेशन की वजह से एक स्टेट डेवलप्ड हो जाए, अल-फराबी कहता है ये स्टेट भी इग्नोरेंट स्टेट है। अभी इन दोनों को अगर हम एक सेंटेंस में समराइज कर ले तो पहला है पॉलिटिकल पावर जिसमें रिसोर्सेज की बुनियाद पर होता है, दूसरा है पेट्रियार्कल जिसमें ब्लड रिलेशन की बुनियाद पर स्टेट डेवलप्ड होता है। दोनों को अल-फराबी क्या कहता है? इग्नोरेंट स्टेट। अब नेक्स्ट है कि अल-फराबी कहता है कि अगर कॉमन लैंग्वेज, कस्टम या ट्रेडिशन की बुनियाद पर अगर लोग एक स्टेट डेवलप कर ले, अगर इन चीजों की बुनियाद पर एक स्टेट डेवलप्ड हो जाए, अल-फराबी इससे भी इग्नोरेंट स्टेट करार देता है। पर यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए कि अगर कोई स्टेट उसकी किसी लैंग्वेज की बेस पर, कस्टम की बेस पर या ट्रेडिशन की बेस पर अगर डेवलप होता है तो उसमें जो बाउंड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसके बाद है सेम ज्योग्राफिकल टेरिटरीज, यानी अगर टेरिटरी सेम होने की वजह से वो उस टेरिटरी में, स्पेसिफिक टेरिटरी में जो लोग रह रहे वो एक स्टेट डेवलप कर ले, यानी सेम टेरिटरी होने की वजह से वो एक सिंगल स्टेट डेवलप कर ले। इस सिचुएशन में भी अल-फराबी कहता है कि ये एक इग्नोरेंट स्टेट है। इन दोनों में हमने डिस्कस किया, पहला है कस्टम्स की बुनियाद पर, ट्रेडिशंस की बुनियाद पर अगर डेवलप हो स्टेट, दूसरा है सेम ज्योग्राफी की बुनियाद पर अगर स्टेट डेवलप हो। दोनों इग्नोरेंट है अल-फराबी के मुताबिक। अब इसके बाद है मटेरियल रिलेशनशिप। देखिए, अगर आपको याद हो हम लोगों ने पीछे यही डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल फोर्स की वजह से किस तरह स्टेट डेवलप होता है, इसी तरह उसी से रिलेटेड एक चीज है कि मटेरियल रिलेशनशिप, यानी मटेरियल रिलेशनशिप की बुनियाद पर या मटेरियल की बुनियाद पर अगर कोई स्टेट डेवलप हो। अब वही कंसेप्ट है, मटेरियल की बुनियाद पर किस तरह स्टेट डेवलप होगा। एक के साथ ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, दूसरे के साथ कम रिसोर्सेज होंगे। जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है वो कम रिसोर्सेज वाले को अपने अंडर कर देगा। इस रिलेशनशिप की वजह से एक बाद में एक स्टेट डेवलप्ड होगा। तो अल-फराबी कहता है अगर इस रिलेशनशिप की बुनियाद पर स्टेट डेवलप्ड हो तो उसे हम इग्नोरेंट स्टेट के। अभी यहाँ तक तो हम लोगों ने सिर्फ काजेज देखी कि कौन से काजेज हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पर अगर एक स्टेट बन जाए, अगर एक स्टेट डेवलप्ड हो जाए